जाऊंगा विवेक देशपांडे साहब के पास, और विवेक देशपांडे जी के पास मैं जानने के साथ साथ यही पूछना उनसे चाहूंगा कि विवेक सर, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने आप को वो कहता है, तमाम उसके बातें दावे तमाम है, और आप उसी, चूंकि नागपुर में होते तो मैं आपको सबसे ज्यादा कष्ट उसी सिलसिले में देता हूं। आप अगर 2025 हम देखें, या बाकी देख रहे हैं हम, 2014 से 2025 पूरा हो गया, लेकिन चूंकि साल 2025 खत्म हो रहा है, 26 आ रहा है, बेशक बेशक जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एजेंडा है उसे तो मोदी सरकार ने बखूबी किया और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और सूबों में राज्यों में भी वो हो रहा है जो जो वो चाहते हैं सारा कुछ। लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात है या और जो बातें हैं, उस मोर्चे पे एक तो कहां आके हम खड़े हो गए, संघ के एंगल से आप देख के बताइएगा कि भागवत जी बातें कुछ करते हैं, करते कुछ है, होता कुछ, और वैसे कहते यही कि सिक्के के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन उनकी जो ताकत कही या मानी जाती थी, उस मोर्चे पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं कि ठीक है आपका एजेंडा पूरा हो रहा है, लेकिन आपका जो औहरा था वो शायद कम हो रहा है? क्या क्या बातें देखते हैं 25 के मान से, विवेक सर? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट सर प्लीज, अनम्यूट 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 अनम्यूट। हो गया? मेरी बात सुनाई दे रही है? आ रही है आवाज। हाँ, ये एक्चुअली अनम्यूट की जो व्यवस्था है वो आपकी तरफ से ही होनी चाहिए, कई बार भूल जाते हैं। जैसे ही स्पीकर बात करता है तो आपके सिस्टम से ही उसको अनम्यूट कर दिया जाना चाहिए। एनीवे, तो देखिए ऐसा है कि नए साल का जब स्वागत होता है तो खुशी का एक माहौल होता है, और पार्टियां होती है, लोग कहीं बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशी का माहौल है क्या लेकिन आज हमारे देश में? मतलब अगर देश के दृष्टिकोण से सोचे, हाँ, कोई व्यक्तिगत दृष्टि से उसको एंजॉय कर सकता है, किसी को हो सकता है किसी को लेना देना ना हो जो जो कुछ भी देश में हो रहा है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल जिस तरह से 2014 से पहले जीते थे उसी तरह से आज भी जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी पर कुछ असर नहीं हुआ है या फिर नहीं होगा, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि आज नहीं कल, आज नहीं हुआ है कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, उनके जिंदगी पर भी इसका असर होगा, ये उनको पता नहीं है। तो वो उस गालते में रहते हैं और वो एंजॉय करते हैं। ऐसे ऐसे लोग होंगे, लेकिन इस देश में कई लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत चिंतित है कि इस देश का आगे क्या होगा। मतलब जिस तरह का माहौल 2025 में, मैं आरएसएस पर आऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं इस बारे में भी बात कर लूं कि जिस तरह का माहौल हमने 2025 में देखा, मतलब 2014 से 2025 तक, 2025 कोई अलग साल नहीं है, सिर्फ ये है कि जो उसकी जो एक इंटेंस उथल पुथल ज्यादा रही, उथल पुथल ज्यादा रही, वो ये ने जी वर्क इन प्रोग्रेस जिसको कहते हैं ना, अब वो काम जो है वर्क इन, अच्छा काम है बुरा काम है ये अलग विषय है, लेकिन 2014 से जो चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, इस देश को एक समावेशी देश जो था पहले, उसको समावेशी न रखते हुए उसको एक संकीर्ण, एक हिंदू, केवल हिंदू हित की बात करने, वो हिंदू हित भी झूठ है, मतलब वो बिल्कुल हिंदू हित नहीं है। जैसा मैं उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि आज ही बंबई एक खबर आई है, इंडियन एक्सप्रेस पे खबर छपी है कि बंबई में 99% जो डेवलपमेंट फंड है, विकास निधि है, वो केवल बीजेपी के और महायुति के एमपी, एमएलए और कॉर्पोरेटर के एरियाज को दिया गया, और केवल 1% जो डेवलपमेंट फंड है वो बाकी लोगों को दिया गया। अब देखिए बाकी जो लोग हैं वो कम से कम 60 से 70% हिंदू ऐसे हैं जो इनको वोट नहीं करते। तो बाकी एरियाज में जहां इनके लोग चुनकर नहीं आए, कम से कम 50% तो एरियाज ऐसे हैं, 50% वार्ड तो ऐसे हैं, 50% कॉन्स्टिट्यूंसीज तो ऐसी है कि जो इनको वोट नहीं करती, मतलब इनको चुनकर नहीं देती है, नहीं दिया है, उनको कोई विकास निधि दिया नहीं है। बस उन सारे इलाकों में तो हिंदू ही रहते हैं, कितने मुस्लिम रहते होंगे, कितने माइनॉरिटीज के लोग रहते होंगे, क्या मतलब आप कर क्या रहे? तो ये हिंदू हित की बात करने वाले लोग ऐसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं को भूखा नंगा रखने में विश्वास करते हैं, जो इनके साथ नहीं होता। तो ये पूरी तरह से सारे हिंदू समाज के हितैषी बिल्कुल नहीं है, ये बार बार सिद्ध करते हैं। अंकिता भंडारी कौन है? फिर वो कुलदीप सेंगर की जो विक्टिम है वो कौन है? हमारे देश के लिए मेडल लाने वाली कुश्तीगीर जो महिला है वो कौन है? वो क्या हिंदू नहीं थी?
तो ये किसी भी तरह से हिंदू हित के सर्वसमावेशी हिंदू हित के पक्ष में काम करने वाले लोग नहीं है। ये केवल जो इनके साथ चले हैं उनके लिए काम करने वाले, उनके लिए भी नहीं काम करते। आज देखिए जिस तरह से बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है वो जिस तरह से पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी टिकटें जो है वो दी जा रही है मुंबई के इलेक्शन में, चाहे नागपुर का हो कहीं का भी हो, वो सारे बाहर से जो लोग उन्होंने इम्पोर्ट किए हैं उनको दी जा रही है। तो वो अपने लोगों के भी हितैषी नहीं है। तो ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये ऐसा सवाल एक सामान्य नागरिक के मन में आज की स्थिति में पैदा हुआ है। कोई सुरक्षित नहीं है। सिर्फ एक है कि अभी 2014 से 2025 तक जनता की जो एक मूवमेंट होती है, पीपल्स मूवमेंट जो होती है, जो हर देश में, हमने भारत में भी देखी है, चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो चाहे किसी दूसरे कारण के लिए हो, लोग सड़कों पर इस देश में बार बार आए हैं। डर का माहौल इतना बनाया गया 2014 से 2025 तक कि जो एक पीपल्स मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट जो है वो खत्म हो गई। मतलब पॉलिटिकल अपोजिशन को तो खत्म कर ही दिया, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं वो भी डर सहम के अपने अपने घरों में बैठ गए। 2025 का एक आखिर में 2025 खत्म होते होते एक आशा की किरण बनी है। वो ये है कि अरावली हिल्स जो है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए और इस देश की तमाम महिलाओं के इज्जत के संरक्षण के लिए पहली बार उस स्फूर्त तरीके से, स्वयं स्फूर्त तरीके से लोग सड़कों पर आए। किसी ने लीड नहीं किया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आया, एनोनिमस लोग, ऐसे लोग जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं था, वो सड़क पर आए। इससे पहले हमने केवल किसानों का आंदोलन देखा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए मर्यादित था। मुझे बहुत सारे सवाल करना, संचित के साथ आप संघ पे भी आप कर दीजिएगा। जी जी जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये कहना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आशा का किरण ये है कि लोग अब सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम 2026 में एंटर कर रहे हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि 2026 में ये जो पीपल्स मूवमेंट है वो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और जिन ताकतों के साथ इस देश को लड़ना जरूरी था, जो लड़ नहीं रहे थे, उस लड़ाई की शायद अब शुरुआत हो गई है। ऐसा मानकर हम 2026 का स्वागत करते हैं। जहां तक संघ का सवाल है, सर, मैं जो पहले चरण में आपसे पूछ रहा था वो मैंने कि संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और मैं इसके साथ साथ वो भी जोड़ दूंगा, आप दोनों पे ही करिएगा। वो आप हम लोग कल भी डिस्कशन किए थे, आपने कुछ अंश हम छूटे भी हुए थे। जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कल एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी की हुई थी, वो फ्रंट पेज से शुरुआत होती है लीड स्टोरी और फिर 10वें पेज तक चली जाती है। तो छूटी नहीं, कई चीजें छूटी थी। उन्होंने वो नहीं कहा था कि कैसे कारपोरेट इस पूरे गठजोड़ में शामिल है, बहुत सारे पहलू। तो ओवरऑल पे क्या कुछ पाया? जो उनके एजेंडा तो पूरा होता है, लेकिन बाकी जो उनका ओहरा था, जो मैंने पूछा था, अब टिप्पणी कीजिएगा आप। संजीव जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी मैंने पूरी पढ़ी और उसके जो एक लेखक है हरि कुमार, वो उनके मैं संपर्क में भी रहता हूँ। वो एक बेसिक स्टोरी है आरएसएस के बारे में, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोगों को पता नहीं है, वो वहां के ऑडियंस के लिए उन्होंने लिखी है, तो उनको उसी तरह से लिखना जरूरी था। और जैसा आपने कहा, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उसमें नहीं आई है। 5 सितारा संस्कृति वो भी तो पहुंच गया। वो चने बुटाने खाने वाले, वो संघ के लोग, साइकिल पे चलने वाले लोग। जी जी जी, बहुत सारी बातें हैं। उसका जो एक अंतरंग है आरएसएस का, वो असली क्या है, ये वो उसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। एनीवे, जहां तक संघ का सवाल है, संघ और बीजेपी ये एक साथ ही हमको देखना पड़ेगा। संघ को अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि अभी संघ के लोग सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है। तो सर म्यूट हो गया शायद, ऑटोमेटिकली म्यूट हुए सर आप ऑटोमेटिक। मैं इसको देखा जिसमें आरएसएस के प्रमुख जो है वो तंज कस रहे थे नरेंद्र मोदी पर, और फिर बाद में हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय आए इतने सालों बाद, और फिर एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें कहने लगे। इस दौरान हमने ये भी देखा 2025 में हुआ कि मोदी 11 सालों में पहली बार गए, ये भी हुआ था। जी। और फिर ये भी हुआ कि संघ के प्रमुख जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिक फंक्शंस में हमने देखे हैं।
यानी इतने पब्लिक फंक्शंस में संघ के प्रमुख पहले कभी नहीं जाते थे। जितना पब्लिक आउटरीच मोहन भागवत ने किया है, इससे पहले किसी भी संघ के प्रमुख ने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उस समय जरूरत नहीं थी। अब जरूरत क्या आन पड़ी? संघ के प्रमुख को इतना बार-बार पब्लिक के बीच में जाके अलग-अलग तरह के स्टेटमेंट देना, कभी सरकार पर तंज कसना, कभी नरेंद्र मोदी पर तंज कसना, कभी सरकार की तारीफ करना, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बात करना, कभी संघ के बारे में बात करना। संघ क्या है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत समय बहुत अलग-अलग कार्यक्रमों में गए और संघ के बारे में बात की, संघ क्या है? तो ये क्यों करना पड़ा? मोहन भागवत को ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले क्यों नहीं करना पड़ा? इसलिए कि बीजेपी जिस तरह से संघ परिवार में हावी हो रही थी, बीजेपी का जो एक मतलब संघ परिवार में सबसे ऊपर जाने का, सबसे ऊपर बैठने का जो एक बीजेपी की कोशिश चल रही थी, जो हमने 2024 से देखी है। मतलब जब जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अभी हमको संघ की जरूरत नहीं है, वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो काफी समय तक चलता रहा और उससे आरएसएस बहुत व्यथित था, उससे आरएसएस बहुत बेचैन था। जिस तरह से राम मंदिर की पहली जो पूजा हुई, उस समय मोहन भागवत एक तरफ बैठ गए थे और सारा जो फोकस था वो नरेंद्र मोदी पर था। उसका बदला हुआ चित्र हमने फिर दूसरी पूजा जब अभी हुई, उसमें देखा है। अमित शाह के साथ मोहन भागवत को देखा है। वो इसलिए कि 2024 में जिस तरह से आरएसएस ने बीजेपी को उसकी जगह दिखा दी, उसके बाद इनके होश ठिकाने आए और वो आरएसएस को जो महत्व देना जरूरी था, वो देने पर मजबूर हो गए। वो मन से नहीं दे रहे, वो मजबूरी से दे रहे हैं। लेकिन आरएसएस के प्रमुख, आरएसएस पब्लिक के बीच में ज्यादा से ज्यादा आरएसएस का प्रभाव हो और आरएसएस की चर्चा हो पब्लिक के बीच में, बीजेपी के बराबरी से, बीजेपी के टक्कर में आरएसएस की चर्चा हो, ताकि दुनिया ये समझ जाए कि सबसे ऊपर कौन है। मतलब आरएसएस ये मातृ संस्था है और हमारी प्राइमेसी है। इस बात को अधोरेखित करने के लिए, इस बात को अंडरलाइन करने के लिए ये जो पब्लिक आउटरीच का कार्यक्रम मोहन भागवत ने बहुत बड़े पैमाने में हाथ में लिया है, उसका कारण ही यह है कि वो बीजेपी को डोमिनेट नहीं करने देना चाहते हैं। ये अंतर्गत इनके बीच में जो एक कला है, उसका ही एक नतीजा है। उसी के नतीजन ये सब आरएसएस का पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हम देख रहे हैं। तो इस आज आरएसएस का एजेंडा तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सब हो रहा है। जो चाहते हैं वो, जिस तरह का विजिलेंटिज्म इस देश में बढ़ा है, वो विजिलेंटिज्म भी आरएसएस चाहता है। इसलिए कि आरएसएस के प्रमुख हमेशा कहते हैं कि भाई सारे काम सरकार नहीं कर सकती, बहुत से ऐसे काम है जो समाज को करने पड़ते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करते, उसको व्याख्यायित नहीं करते कि कौन से काम है जो समाज को करने, कौन से है जो समाज को नहीं करने। इसकी बात कभी नहीं करते। तो समाज को ये काम करने हैं। ये जिस तरह का हुड़दंग मचाते हैं, जिस तरह से ये पब्लिक को, जो ओहरे की मैं बात कर रहा था विवेक सर, वो उस लेवल पे तो आप ये मानते हैं कि ठीक है आपका एजेंडा पूरा हो रहा है, लेकिन ओहरा तो आपका कर दिया जो वो, इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि मोहन भागवत जो सात सितारा जो संस्कृति है उसको आपने अंगीकार किया, आप सुविधा भोगी हो गए, आप जो आपका बड़े मतलब क्लास में उड़ना शुरू कर दिया, ये चीज नहीं, उससे उनको कभी परहेज नहीं था, उससे उनको कभी परहेज नहीं था। देखिए ऐसा है कि कोई भी कम्युनल आइडियोलॉजी जो होती है, वो बगैर करप्शन के आगे नहीं बढ़ सकती। करप्ट जो है वो नॉन कम्युनल हो सकते हैं, लेकिन जो कम्युनल है वो कभी नॉन करप्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बगैर पैसे के साम दाम दंड भेद से, ये आइडियोलॉजी ऐसी है आरएसएस की, या फिर इसकी तरह की जो भी आइडियोलॉजी होती है, उसको लोग स्वीकारते नहीं है बड़े पैमाने पे। उसको स्वीकारने वालों की संख्या हमेशा ही माइनॉरिटी में होती है। तो फिर उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे गले उतारा जाए? तो साम दाम दंड भेद, इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता। हम जो कह रहे हैं वो आपको सुनना ही होगा, वरना आपको इसकी सजा मिलेगी। ये जो एक अप्रोच है, इस अप्रोच के लिए पैसा लगता है, क्योंकि जब लोग खुद होकर आपकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास दाम होना बहुत जरूरी है। दंड तो है, आपके पास सत्ता है। तो आप देखिए बीजेपी की जर्नी, 87 करोड़ रुपए इनका पार्टी फंड था 2006 या 7 में। आज उनका मतलब 15-20 सालों में उनका पार्टी फंड 10,000 करोड़ हो गया है। 10,000 क्यों हुआ है? ऑफिशियल 10,000 करोड़ प्लस जी, उसके अलावा वो जो कहते हैं जिसको गुरु दक्षिणा, उसका तो हिसाब ही नहीं है। तो ये सारा जो पैसा है, पैसा उनको मालूम है कि वो कहते हैं ना कि सत्य जो है वो सत्य तभी लोग स्वीकारते हैं जब उसके साथ में शक्ति हो।
जबकि गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे कि सत्य में ही शक्ति है। इनका कहना है कि सत्य में अपने आप शक्ति नहीं होती, सत्य लोगों के गले उतारना पड़ता है शक्ति के साथ। तो ये अपनी बात को सत्य मानते हैं, जबकि वो झूठ है, सब उनकी जो बात है पूरी झूठ है, लेकिन उसी को ये सत्य मानते हैं। और उसको गले में आपके उतारना है तो शक्ति चाहिए, यानी डंडा चाहिए या फिर पैसा चाहिए। डंडा और पैसा दोनों चाहिए। तो पैसे से इनको परहेज कभी नहीं था। इनके साथ में हमेशा ही पैसे वाले लोग जुड़े रहे, जो और अभी तो ऐसा है कि ये कैपिटलिज्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के फेवर में है, क्योंकि गोलवलकर ने लिख के रखा है कि भाई पैसा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चाहिए, और आम जनता जो है वो हमेशा ही पैसे के लिए इन लोगों पर निर्भर, ये ऐसा लिख के रखा है उन्होंने, ये उनकी आइडियोलॉजी का पार्ट है। बिल्कुल उसका हमने ग्राउंड पर उसका उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। हमने अदानी अंबानी और दो चार जो गिने चुने लोग जो है वो इस देश की पूरी संपत्ति पर कब्जा करने का जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसका बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने कर ही लिया है। तो ये सारा गोलवलकर के आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का प्रोजेक्ट है। ये ऐसे ही नहीं है, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये क्रोनी कैपिटलिज्म केवल मोदी और अदानी के संबंध से नहीं हो रहा है, ये एक आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का प्रयोग है। इसी के तहत ही हो रहा है कि हम आपको 80 करोड़ 100 करोड़ लोगों को हम लाड़की बहन में, लाडली बहना में, इधर उधर अलग अलग योजनाओं में पैसा देते रहेंगे, आपको फुकट में खाना खिलाएंगे, लेकिन आप खुद होकर पैसा कमाने की कोशिश नहीं करना। ये पैसा सारा जो है वो दो चार लोगों के हाथ में रहेगा। ये प्रयोग है, ये आइडियोलॉजी पहले से लिख के रखी है और उसका ये प्रयोग। तो ये जो लेकिन हुआ ये है कि जो संघ परिवार के अंदर का सत्ता संघर्ष, जब सत्ता में आप चले जाते हैं तो आपके अंदर भी सत्ता संघर्ष हो जाता है, जो जिसका हमने रिफ्लेक्शन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी देखा है, हर जगह देखा है। इनके लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया, क्योंकि हर एक को सत्ता चाहिए। जब संघ परिवार पर आरएसएस की सत्ता, आरएसएस को सत्ता से बेदखल करने का प्रयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने लगे, जिसका ऐलान जेपी नड्डा ने कर दिया, तो आरएसएस को अपने आप को असर्ट करना पड़ा, और वो पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा प्रमाण में उनका जो अभी वो घूम फिर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, उसका कारण ही यह है कि वो आरएसएस को फिर एक बार जनता के बीच में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, बीजेपी से ज्यादा। तो ये एक अंतर्गत संघर्ष की बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज उस मोड़ पर आरएसएस बीजेपी के संबंध आ गया है, और बीजेपी को ये समझ आ गया है कि बिना आरएसएस के वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये उसको समझ में आ गया है। तो इससे अब इसके बाद ये होगा कि जब दोनों ने अपने आप संबंध ठीक ठाक करने की ठान ही ली है, तो हो सकता है कि ये जो दोनों का मिलाप है और ये दोनों का अभी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा डेडली तरीके से आगे बढ़ेगा, और 2026 में अगर ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा पूरक हो जाए और आपस के झगड़े मिटाकर एक दूसरे का साथ देने लगे, तो फिर किस तरह का भारत 2026 में हमको देखने को मिलेगा, ये सोचकर भी डर लगता है। जी।